शहर की रातें मुझे हमेशा अजीब लगती थीं। रोशनी से जगमगाती सड़कों पर भी अंधेरा किसी खौफनाक साए की तरह मंडराता रहता था। कोई नहीं जानता था कि वह साया कौन है, और सच कहूं तो कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं करता था। उस साए का नाम था आर्यन कपूर, एक ऐसा माफिया डॉन जिसके गुस्से का अंदाजा लगाना किसी के बस में नहीं था। मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना था। 5 फुट 6 इंच की कदकाठी, जिम में तराशी हुई बॉडी और नीली आंखें, जिनमें देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप उठती थी। उसकी चाल, उसका बोलने का ढंग, सब कुछ ऐसा कि लगता था जैसे हर चीज उसके काबू में हो। इस शहर में चाहे गैरकानूनी कारोबार हो या ऊंचे तबके की महफिलें, हर जगह आर्यन कपूर का सिक्का चलता था। दुश्मन उसके नाम से डरते थे और दोस्त भी उसकी खामोशी से कांपते थे। उसकी जिंदगी का बस एक ही उसूल था, उसके सामने किसी की मजाल नहीं कि गलती करे। उसकी दुनिया में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। इसी शहर में मैं रहती थी, बिल्कुल दूसरी दुनिया की। मेरे घर में हर सुबह चाय के साथ हंसी ठिठोली और दादी की डांट से शुरू होती थी। दादी सख्त थीं, पर मेरी जुबान के आगे अक्सर हंस देती थी। ये लड़की तो किसी की भी बोलती बंद कर सकती है, दादी अक्सर कहती थी। मेरा भाई आकाश मुझसे उम्र में 5 साल बड़ा था और हर वक्त मेरी हिफाजत के लिए तैयार रहता था। बाजार जा रही हो तो मुझे बताकर जाओ, कोई भी लड़का तंग करे तो नाम बता देना, आकाश हमेशा कहता था। और मैं हर बार अपनी तीखी मुस्कान के साथ जवाब देती थी, भैया मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अगर कोई लड़का छेड़ेगा तो उसकी अक्ल ठिकाने लगाना मुझे अच्छे से आता है। मेरे पापा रघुवीर शर्मा शहर के जाने-माने वकील थे। वह चाहते थे कि मैं अफसर बनूं, समाज में एक मिसाल कायम करूं। तू पढ़ लिखकर बड़ी बनेगी प्रिया, तुझे देख लोग अपनी बेटियों को तेरे जैसा बनाना चाहेंगे, वह अक्सर कहा करते थे। मैं उनकी बातों का सम्मान करती थी, लेकिन मेरी अपनी जुबान पर हमेशा सच और बगावत रहती थी। उस रात शहर की सबसे आलीशान होटल में एक बड़ी पार्टी थी। इस पार्टी में शहर के नामी गिरामी लोग बुलाए गए थे। पापा भी उसमें शामिल थे और उनके साथ मैं और आकाश भी आए थे। मुझे ऐसी महफिलें पसंद नहीं थीं, लेकिन पापा के कहने पर मैं चली आई। गाड़ी से उतरते ही मैंने महंगे कपड़े पहने लोगों को देखा, चमचमाती लाइटें, गाड़ियों की कतार और भीतर से आती संगीत की आवाज। हॉल के अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर सबसे पहले उसी शख्स पर पड़ी जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आर्यन कपूर। सफेद शर्ट, काली जैकेट और नीली आंखें। उसके चारों ओर उसके आदमी खड़े थे और लोग उसके सामने झुक-झुक कर बातें कर रहे थे। औरतों की निगाहें उसकी पर्सनालिटी पर टिकी थी और मर्द उसकी मौजूदगी से सहमे हुए थे। आर्यन हर किसी से संक्षेप में बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें सबको परख रही थी। जब मेरी आंखों में पहली बार उसकी झलक पड़ी तो मुझे डर नहीं लगा। मैंने गौर से देखा, मुझे उसमें अहंकार नजर आया। मैं सोचने लगी, ये आदमी अपने आप को भगवान समझता है, शायद लोग इससे डरते क्यों हैं। इसी बीच पार्टी का माहौल खुशगवार हो रहा था। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, संगीत चल रहा था। तभी अचानक एक छोटा सा हादसा हो गया। एक वेटर हाथ में ड्रिंक से भरी ट्रे लेकर भीड़ से गुजर रहा था। अचानक किसी से उसका पैर टकरा गया और ट्रे झटके से हिली। गिलास का पूरा ड्रिंक सीधे आर्यन की जैकेट पर जा गिरा। पल भर में महफिल का शोर थम गया। सबकी आंखें आर्यन पर टिक गईं। मैंने देखा कि आर्यन ने धीरे धीरे अपनी जैकेट उतारी। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। पूरा हॉल सन्नाटे में खड़ा था। उसने अपने आदमी की तरफ हाथ से इशारा किया और कहा, ले जाओ इसे। उसकी आवाज ठंडी लेकिन खौफनाक थी। मेरी नजर के सामने से गायब कर दो। ये मेरी बेइज्जती है। इसकी जिंदगी की कीमत अब कुछ नहीं। मैं इसको जिंदा देखना नहीं चाहता। वेटर की टांगें कांप रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई।
4 आदमी उसकी तरफ बढ़ चुके थे। भीड़ में खामोशी और गहरा गई। हर किसी को लगा कि अभी वेटर की जान गई। तभी मेरी हील की टकटक की आवाज ने सबको चौंका दिया। मैं तेज कदमों से भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और सीधे आर्यन कपूर के सामने खड़ी हो गई। मेरी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ठंडा आत्मविश्वास था। बस कीजिए। मेरी आवाज साफ और सख्त थी। पूरा हॉल सन्न हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की डॉन के सामने इस अंदाज में बोलेगी। जिंदगी की कीमत एक ड्रिंक गिरना नहीं हो सकती। गलती हर इंसान से होती है। इंसानियत का मतलब यही है कि हम दूसरों की गलती माफ करना सीखें। आप जैसे बड़े लोग अगर छोटी सी गलती पर छोटे लोगों की इज्जत उतार देंगे, उनकी जान लेने पर उतर आएंगे, तो फिर आपके बड़े होने का क्या फायदा। आर्यन की नीली आंखें अब मुझ पर टिकी थीं। पहली बार किसी ने उसकी बात काटने की हिम्मत की थी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं, मगर साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी। उसने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में मुझसे कहा, तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? मैंने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इतना तो जानती हूँ कि जो आसमान में उड़ने का ख्वाब देखते हैं, उनके पैर अक्सर जमीन पर नहीं होते और उन्हें जमीन पर लाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की आर्यन कपूर को इस तरह चुनौती दे सकती है। उसका चेहरा स्थिर था, होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अब जुनून से चमक रही थी। उस रात पार्टी का रंग बदल गया। वेटर डरते डरते वहां से भाग निकला, मगर हर किसी की निगाह अब मुझ पर थी। उस लड़की पर जिसने शहर के सबसे खतरनाक डॉन की आंखों में आंखें डालकर उसकी इज्जत को चुनौती दी थी। और आर्यन कपूर की नीली आंखों में पहली बार किसी ने निडर होकर झांका था, और वही निडरता अब उसका जुनून बनने वाली थी। पार्टी के उस हंगामे के बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग बार बार उसी खौफनाक नज़ारे पर अटक रहा था। आर्यन कपूर की लाल आंखें, उसका गुस्से से कांपता हुआ जबड़ा और वह भारी आवाज जब उसने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि इसे मेरी नजरों के सामने से हटाओ। लेकिन उसी वक्त मेरे खुद के होठों से निकले शब्द भी मुझे हैरान कर रहे थे। किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक ड्रिंक गिरना नहीं हो सकती। मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने इतनी हिम्मत क्यों दिखाई, क्यों मैं बीच में कूद पड़ी। आखिर मुझे क्या लेना देना था उस अनजान वेटर की जान से। सुबह की हल्की धूप मेरे कमरे की खिड़की से भीतर झांक रही थी। तभी बाहर से दादी की तेज आवाज आई, अरे बहू जरा देखो तो तुम्हारी ये बेटी फिर देर तक सो रही है। भगवान जाने किस घर में जाएगी ये। आजकल की लड़कियों को तो बस पढ़ाई लिखाई और ऊंची ऊंची बातें करनी आती है। घर गृहस्थी क्या होती है इसका नाम तक नहीं पता। मैंने करवट बदलते हुए आंखें खोली और बड़बड़ाई, सुबह सुबह किसी को चैन से सोने भी नहीं देती दादी। कमरे से बाहर आई तो सामने दादी हथेली में तुलसी की माला घुमाते हुए खड़ी थी। देखा अभी तक सो रही थी। घर की लड़की सुबह सुबह उठकर भगवान का भजन करे, माँ का हाथ बटाए, ये सब कहाँ गया? तुम्हें तो बस किताबों और सपनों में डूबना है। मैंने हंसी रोकते हुए जवाब दिया, दादी भगवान भी अब मॉडर्न हो गए हैं, उन्हें भी नींद पूरे करने वालों से कोई शिकायत नहीं होगी। दादी ने गुस्से में माला फटक दी, बस बस यही जुबान है तेरी। जिस लड़के के घर जाएगी वहीं से धक्के खाकर वापस लौटेगी। इतनी तीखी जुबान कौन झेलेगा? इतने में मेरा बड़ा भाई आकाश भी बाहर आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, दादी प्रिया की जुबान भले तीखी है लेकिन दिल साफ है, और मैं गारंटी लेता हूँ जिस घर में जाएगी वहां रोशनी भर देगी। दादी ने आकाश को घूरा, तू तो बस अपनी बहन का पक्ष लेता है, देख लेना ये तो वक्त बताएगा। माँ ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। पापा भी अखबार पढ़ते पढ़ते बोले, माँ आप चिंता छोड़ दीजिए, मेरी बेटी अफसर बनेगी, उसका नाम लोग इज्जत से लेंगे, उसे किसी की मोहताज नहीं रहना होगा। पापा की बातों पर मेरा चेहरा चमक उठा। वही तो मेरा असली सपना था, खुद को साबित करना, एक मुकाम पाना। दूसरी तरफ शहर के किसी आलीशान महल जैसे घर में
आर्यन कपूर अपने विशाल कमरे में बैठा था। सामने शीशे की दीवार से शहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में विस्की का ग्लास था और आंखों में रात की वही तस्वीर, मैं, वह लड़की जिसने सबके सामने उसकी बात काटी थी, जिसने उसकी आंखों में आंखें डालकर सच बोल दिया था। आर्यन के लिए ये नया था। उसकी दुनिया में कोई उसकी आंखों में आंखें देखकर बात नहीं करता था। लोग उससे डरते थे, उसकी इज्जत करते थे या उसके सामने झुक जाते थे, लेकिन मैं जैसे उसके सामने खड़ी होकर उसे चुनौती दे रही थी। उसने टेबल पर गिलास पटका। उसका दाहिना हाथ रॉकी दौड़ता हुआ आया। जी भाई, आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, कल रात जो लड़की पार्टी में थी उसके बारे में पता लगाओ। नाम, घर, परिवार सब पता चाहिए। पहली बार किसी ने आर्यन कपूर की बात काटी है। अब जानना जरूरी है कि वह है कौन। रॉकी ने सिर झुका लिया। ठीक है भाई। आर्यन की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को सूंघ चुका हो। वह लड़की सोचती है कि उसने मुझे चुनौती दी। अब उसे समझना होगा कि आर्यन कपूर से टकराने की कीमत क्या होती है। उधर मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आकाश ने बाहर से आवाज दी, चल जल्दी कर, आज मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं बाहर निकली तो दादी ने फिर तंज कसा, ये देखो सज-धज कर जैसे बारात में जा रही हो। कॉलेज पढ़ने जाती हो या किसी से मिलने? मैं रुककर मुस्कुराई और बोली, दादी आपकी चिंता बेकार है। मैं किसी से मिलने नहीं जा रही, बल्कि ऐसे पढ़ने जा रही हूँ कि कल को लोग मुझसे मिलने आएंगे। आकाश हंस पड़ा। माँ ने टोका, अब बस भी करो तुम दोनों, घर का माहौल मत बिगाड़ो। मैं बाहर निकल आई, लेकिन मन ही मन पार्टी की रात की तस्वीर फिर घूम रही थी। आर्यन कपूर की आंखें, उसका गुस्सा और उस पल की सिहरन। मुझे यकीन था कि हमारी राहें दोबारा टकराएंगी, लेकिन कब और कैसे, ये सोचकर ही मेरी धड़कनें तेज हो उठीं। दूसरी ओर आर्यन की दुनिया में हलचल शुरू हो चुकी थी। रॉकी ने लौटकर बताया, भाई उस लड़की का नाम प्रिया है, अच्छे परिवार से है, उनके पिता एक नामी वकील है, भाई भी पढ़ा लिखा है और सुना है कि मैं खुद अफसर बनने का सपना देखती हूँ। ये सुनकर आर्यन की आंखों में खतरनाक मुस्कान तैर गई। तो अफसर बनना चाहती हो? अच्छा है, अब खेल और मजेदार होगा। उसने सिगार जलाया, धुआं बाहर छोड़ा और बुदबुदाया, प्रिया तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि किस आग से खेल रही हो। शाम का वक्त था। आसमान हल्की सी लालिमा से रंग चुका था। कॉलेज से निकलकर मैं अपनी सहेलियों के साथ गेट तक आई। सब हंसी मजाक में डूबी थी, लेकिन मेरा मन कहीं और अटका था। बार बार मुझे लग रहा था जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा हो। गेट से बाहर निकलते ही मेरी नजर सामने खड़ी एक काली चमचमाती गाड़ी पर पड़ी। सेट्स चढ़ाए 2 बॉडीगार्ड दरवाजे के पास खड़े थे और अगले ही पल ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अंदर से आर्यन कपूर उतरा। काली शर्ट की बाहें मोड़ रखी थी, हाथ में महंगी घड़ी चमक रही थी, चेहरे पर वही ठंडी मगर खतरनाक मुस्कान। कॉलेज के लड़के लड़कियां सब थम से गए। हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। आर्यन ने सीधे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसके बूट्स की धमक जैसे जमीन तक को हिला रही थी। तुम ही हो प्रिया, उसने गहरी आवाज में कहा। आखिरकार हम दोनों अकेले मिल ही गए। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और आवाज स्थिर रखी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन हंस पड़ा। आर्यन कपूर जहाँ खड़ा हो वहाँ क्या कर रहे हो, ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तुम पहली हो और शायद आखिरी भी। उसने एक कदम और पास आकर कहा, तुम जानती हो उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? सबके सामने आर्यन कपूर को रोका, उसकी बात काटी। किसी ने कभी मेरी आंखों में देखकर मुझे चुनौती नहीं दी थी और तुमने दी। अब तुम्हें पाना सिर्फ चाहत नहीं, मेरा जुनून बन गया है। मैंने ठंडी सांस खींची। जुनून आर्यन कपूर, तुम्हें शायद आदत है कि लोग तुम्हारे आगे झुक जाएं, लेकिन मैं अलग हूं। तुम्हारे पैसे, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे डर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम सोचती हो तुम्हारी जुबान बहुत तेज है,
लेकिन तेज तलवार भी तब तक काम करती है जब तक उसके सामने असली जंग ना हो, और तुम्हारी ये जुबान तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएगी। मैंने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, जुबान तभी हथियार बनती है जब सामने डरने वाला खड़ा हो, और मैं डरती नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी? नहीं आर्यन कपूर, अगर तुम्हें जुनून है तो मुझे भी जिद है, और मुझे जिद है तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने की। आर्यन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने एक झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा कलेजा कांप गया, लेकिन मेरा चेहरा अडिग रहा। तुम क्या सोचती हो प्रिया? उसने धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा कि तुम आर्यन कपूर से टकरा सकती हो। मेरी दुनिया में लोग या तो मेरे दोस्त बनते हैं या मिट जाते हैं। तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए? मैंने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, और जब वो नहीं छूटा तो मेरी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? सुन लो आर्यन कपूर, जिस दिन किसी की आंखों से इंसान गिर जाता है ना, उस दिन उसकी सारी ताकत, पैसा, रुतबा कुछ मायने नहीं रखता। उसकी पकड़ और कस गई। मेरे चेहरे के नजदीक आकर वो बोला, तुम्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं कि तुम किससे भिड़ रही हो। और तभी मैंने पूरी ताकत से अपना दूसरा हाथ उठाया और आर्यन कपूर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तड़ाक! आसपास खड़े सब लोग सन्न रह गए। बॉडीगार्ड आगे बढ़ने लगे, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई थी, लेकिन आंखों में गुस्से से ज्यादा अजीब सी चमक थी, जैसे इस थप्पड़ ने उसके अंदर कोई और ही ज्वाला जगा दी हो। वह धीमे धीमे मुस्कुराया और बोला, पहली बार किसी ने आर्यन कपूर को थप्पड़ मारा है, और पहली बार किसी औरत ने। प्रिया, अब तुम सिर्फ मेरा जुनून नहीं, मेरी आदत बन चुकी हो, और आर्यन कपूर अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए जवाब दिया, तो सुन लो, मैं किसी की आदत नहीं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ, और तुम्हारी कहानी में मेरा नाम कभी नहीं होगा। आर्यन ने हल्की हंसी छोड़ी। देखेंगे। वह पीछे हट गया, इशारे से बॉडीगार्ड को बुलाया, और गाड़ी में बैठते हुए आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उस नज़र में खून, जुनून और अजीब सी दीवानगी झलक रही थी। गाड़ी के इंजन की आवाज के साथ वहां का सन्नाटा और गहरा हो गया। मैं वहीं खड़ी रही। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में डर नहीं, केवल चुनौती थी। शाम ढल चुकी थी। शर्मा निवास में तुलसी के चौरे के पास जलता दिया हल्की हल्की लौ के साथ कांप रहा था। अंदर ड्राइंग रूम में पापा फाइलें समेट रहे थे। दिन भर की थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उनका मन आज अजीब तरह से बेचैन था। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। गार्ड ने झांककर देखा। काली चमचमाती गाड़ी थी। नंबर प्लेट साधारण थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में अजीब सा दबाव था। साहब, कोई मिलने आया है, गार्ड ने झिझकते हुए कहा। पापा ने चश्मा ठीक किया। कौन? आर्यन कपूर। नाम सुनते ही जैसे पूरे कमरे की हवा भारी हो गई। दादी की उंगलियां तुलसी की माला पर थम गईं। माँ की नजर में अनजाना सा डर उतर आया। पापा पल भर चुप रहे, फिर संयत स्वर में बोले, भेज दीजिए। दरवाजा खुला और आर्यन कपूर भीतर दाखिल हुआ। सादा मगर महंगा सूट, चेहरे पर शालीन मुस्कान और आंखों में वही ठहराव जो किसी को भी असहज कर दे। वह अकेला था, बिना किसी बॉडीगार्ड के, जैसे दिखाना चाहता हो कि वह यहाँ ताकत नहीं बल्कि रिश्ता लेकर आया है। नमस्ते मिस्टर शर्मा, उसने आदर से सिर झुकाया। मैं आर्यन कपूर। पापा ने हाथ जोड़कर औपचारिकता निभाई। बैठिए। आर्यन सोफे पर बैठ गया, पीठ सीधी, हाथ घुटनों पर टिके हुए। उसकी निगाहें घर को परख रही थीं। सादा सा ड्राइंग रूम, दीवारों पर परिवार की तस्वीरें, एक साधारण लेकिन सुकून से भरा घर। आपका घर बहुत शांत है, आर्यन बोला। आजकल ऐसी शांति कम ही मिलती है। पापा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। शांति ईमानदार जिंदगी से आती है। आर्यन की आंखों में पल भर को कुछ चमका, फिर वह बोला, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। कमरे में सन्नाटा पसर गया।
मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे घुमा फिराकर बातें करना पसंद नहीं। मिस्टर शर्मा, आपकी बेटी प्रिया मुझे पसंद है और मैं उसका हाथ आपसे मांगने आया हूँ। दादी के मुंह से अनायास ही निकला, हे भगवान। माँ की सांस अटक गई। पापा का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आवाज में संयम था। आप मेरी बेटी को जानते भी हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और जितना जानता हूँ उतना काफी है। वह तेज है, ईमानदार है और झुकना नहीं जानती। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। पापा ने कुर्सी पर पीठ टिकाई। मिस्टर कपूर, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। आर्यन बिना रुके बोला, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ, वह जो बनना चाहती है बनेगी। अफसर या उससे भी बड़ा कुछ। मेरी तरफ से कोई रोक नहीं होगी। दादी हड़बड़ा गई। बेटी ब्याह कर पढ़ाई करेगी? आर्यन ने शांति से उनकी ओर देखा। अगर वह चाहेगी तो जरूर। पापा ने गहरी सांस ली। आप क्या करते हैं मिस्टर कपूर? आर्यन की मुस्कान और सधी हुई हो गई। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। शहर में कुछ प्रोजेक्ट्स है। उसकी आवाज में कोई झोल नहीं था। सच था, मगर अधूरा सच। पापा बोले, देखिए, शादी का फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मुझे अपनी बेटी से बात करनी होगी। आर्यन ने सिर झुकाया। बिल्कुल, मैं जबरदस्ती में यकीन नहीं रखता। आप आराम से सोचिए। वह उठा, आदर से हाथ जोड़े और बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसी पल मैं अंदर कदम रख रही थी। कंधे पर बैग था, माथे पर हल्की सी शिकन। मेरी नजर सीधे आर्यन पर पड़ी। पल भर को मैं ठिठक गई। वो आदमी मेरे घर में। आर्यन भी रुक गया। पहली बार उसने मुझे यूं अचानक बेखबर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी नरमी उतर आई। तुम, मेरे होठों से निकला। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पापा से मिलने आया था। मेरी धड़कन तेज हो गई। भीतर से माँ की आवाज आई, प्रिया। लेकिन उस पल हम दोनों जैसे दुनिया से कट गए थे। अंदर आओ, आर्यन ने कहा। तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। मेरे चेहरे पर हैरानी उभरी। मेरे बारे में? उसने एक कदम पास आकर धीमे जहर भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा हाथ मांगा है। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? शादी? उसने साफ कहा, तुमसे। मेरी सांसें तेज हो गईं। तुम पागल हो गए हो। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह झुका और बहुत धीमे से बोला, ध्यान से बोलो प्रिया। उसकी आवाज में धमकी थी, इतनी खामोश कि बाहर कोई सुन न सके। अगर तुम अपने परिवार की जिंदगी सही सलामत चाहती हो, तो मुझसे शादी के लिए इनकार मत करना। मेरे भीतर जैसे आग लग गई। पल भर पहले की नरमी गुरूर में बदल गई। मैंने सीना तान लिया। आंखों में चिंगारी थी। धमकी? मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया। मैं सच बता रहा हूं। तभी मैं एक कदम आगे बढ़ी। मेरी आवाज में ऐसी मजबूती थी कि हवा भी थम गई। तो सुन लो आर्यन कपूर, तुमसे शादी तो मेरी जूती भी नहीं करेगी। वह चौंक गया। मेरी आंखों में चमक थी। मेरी आत्मा, मेरा स्वाभिमान, मेरी आजादी। मैं उससे शादी कर चुकी हूँ और उस रिश्ते में किसी माफिया, किसी डर, किसी धमकी की कोई जगह नहीं। आर्यन सन्न रह गया। पहली बार कोई उसे इस तरह काट रहा था। तुम बहुत बड़ा खेल खेल रही हो प्रिया, उसने दांत भींचकर कहा। और तुम बहुत छोटी सोच में फंसे हो। मैंने पलटकर जवाब दिया। तुम समझते हो लोग डर से जीते हैं, मैं नहीं। अगर मेरे परिवार पर आंच आए तो याद रखना आर्यन कपूर, मैं तुम्हें वह बना दूंगी जिससे लोग नाम लेने से भी डरेंगे। आर्यन हंसा, धीमी, खतरनाक हंसी। देखते हैं तुम्हारा गुरूर कब टूटता है, उसने कहा। फिर वह मुड़ा और गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन जाते जाते रुक गया। फैसला सोच समझ कर लेना प्रिया, उसने बिना पीछे देखे कहा। कभी कभी एक ना कई जिंदगियां निकल जाती है। गाड़ी दूर चली गई। मैं वहीं खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। भीतर से माँ दौड़ती हुई आई। प्रिया,
ये कौन था? मैंने गहरी सांस ली। एक ऐसा आदमी जो समझता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। उसी पल पापा दरवाजे पर आए। मुझे देखकर रुक गए। प्रिया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमें बात करनी होगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ पापा, लेकिन फैसला मेरा होगा। पापा ने मेरी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ आग थी। और दूर कहीं शहर की दूसरी तरफ आर्यन कपूर की गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी मुट्ठी भीग चुकी थी। अब खेल शुरू हुआ है प्रिया, उसने खुद से कहा, और इस खेल में या तो तुम मेरी बनोगी या फिर दुनिया देखेगी कि आर्यन कपूर को ठुकराने की कीमत क्या होती है। रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में उतर चुकी थी। शहर की सड़कों पर पीली स्ट्रीट लाइट बुझी बुझी सी लग रही थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट को पहले ही महसूस कर चुकी हों। उसी वक्त मेरा भाई आकाश अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसका सिर भारी था, लेकिन मन हल्का। उसने सोचा था, आज मुझसे कॉलेज की बातें करेगा, दादी की डांट से मुझे बचाएगा, माँ के हाथ की चाय पिएगा। अचानक सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में मुड़ा। हेडलाइट की तेज रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दीं। आकाश ने ब्रेक मारे, लेकिन सड़क के किनारे फैली रेत ने बाइक का संतुलन बिगाड़ दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर तेज आवाज के साथ धड़ाम हुआ। बाइक सड़क पर घिसकती चली गई और आकाश दूर जा गिरा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। खून की हल्की धार सड़क पर फैलने लगी। आकाश की आंखें अध खुली थीं। होठों पर दर्द से भरी कराह थी। कुछ पल बाद दूर से एक गाड़ी की ब्रेक चीखती हुई रुकी। काली गाड़ी। दरवाजा खुला। भारी कदमों की आहट। क्या हुआ है? गहरी आवाज गूंजी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जब चेहरा साफ हुआ तो वो आर्यन कपूर था। ड्राइवर बोला, सर एक्सीडेंट हुआ है, बुरी तरह से। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई और गाड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ सड़क, घायल युवक और रात का सन्नाटा। आर्यन गाड़ी से बाहर आया। वह झुका और मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। चेहरा उसे पहचाना सा लगा। तभी नाम दिमाग में कौंधा। आकाश, मेरा भाई, रघुवीर शर्मा का बेटा। जब उसने मेरे बारे में जानकारी निकलवाई थी, तब उसे हमारे परिवार की सारी जानकारी मिल चुकी थी। तस्वीरें भी देखी थी। इसलिए आकाश को पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने आकाश की नब्ज टटोली। जिंदा है। आर्यन ने राहत की सांस ली। बिना देर किए उसने अपनी जैकेट उतारी और आकाश के जख्मों पर दबाव बनाया। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया। ड्राइवर सन्न रह गया। बरसों से वो आर्यन के साथ था। किसी को चोट लगे या दर्द हो, आर्यन को कभी फर्क नहीं पड़ता था। वह किसी को छूता तक नहीं था, और आज वो आकाश को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में लिटा रहा था। ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया। तभी आर्यन की दहाड़ गूंजी, गाड़ी आगे बढ़ाओ। अगले ही पल आकाश को सावधानी से पिछली सीट पर लिटाया गया और गाड़ी तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ चली। अस्पताल की इमरजेंसी लाइटें रात को चीरती हुई चमक उठीं। एक्सीडेंट केस है, आर्यन की आवाज में सख्ती थी। डॉक्टर दौड़ पड़े। स्ट्रेचर आया। आकाश को भीतर ले जाया गया। आर्यन बाहर खड़ा रहा। हाथों पर खून, आंखों में अजीब सी गहराई। जो भी जरूरत हो तुरंत करो, उसने रिसेप्शन पर कहा। पैसे की चिंता मत करना। डॉक्टरों ने सिर हिला दिया। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। आर्यन ने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। शर्मा निवास? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं आर्यन कपूर बोल रहा हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। वो अभी सिटी हॉस्पिटल में है। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। क्या? आकाश? पापा की आवाज कांप गई। हम अभी आते हैं। फोन कट गया। घर में कोहराम मच गया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। दादी की माला हाथ से गिर गई। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन कपूर। मेरा दिल बैठ गया। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। कुछ मत सोचो बेटा, पहले अस्पताल चलते हैं। हम भागते हुए अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के बाहर आर्यन खड़ा था।
हमें देखते ही वो आगे बढ़ा। आपका बेटा अभी ऑपरेशन में है। हालत गंभीर थी, लेकिन समय पर पहुंच गया। मेरी नजरें उसी पर जमी रहीं। वही आदमी जिसने मुझे धमकी दी थी, और वही जिसने मेरे भाई को अस्पताल पहुंचाया था। मेरे भीतर उथल पुथल मच गई। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पापा ने घबराकर पूछा। खतरे से बाहर है, आर्यन ने कहा। कुछ घंटे निगरानी में रखा जाएगा। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। पापा ने कांपते हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। आर्यन ने हाथ पीछे खींच लिया। एहसान नहीं, उसने कहा, इंसानियत। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज खतरे से बाहर है। सबने राहत की सांस ली। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल से भारी बोझ उतर गया, लेकिन मन में शक अभी भी जिंदा था। आर्यन आगे बढ़ा और बोला, आप चिंता मत करिए मिस्टर शर्मा। आपके बेटे की हालत ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। उस एक वाक्य ने पापा के दिल में कहीं नरमी घोल दी। उन्होंने पहली बार आर्यन को ध्यान से देखा। सख्त चेहरे के पीछे कोई और भी था। कुछ देर बाद आकाश को होश आया। पापा, उसकी आवाज कमजोर थी। मैं यहीं हूँ। पापा ने उसका हाथ थाम लिया। आर्यन चुपचाप पीछे खड़ा रहा। उसने डॉक्टर से कुछ और निर्देश लिए और जाने की तैयारी करने लगा। पापा आगे बढ़े और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। आर्यन जी, आपने जो किया है उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया। ध्यान रखिएगा। वो बाहर की ओर बढ़ा। मैं अब तक खामोश थी। मेरे भीतर गुस्सा उबल रहा था। आर्यन दरवाजे तक पहुंचा। पापा भी उसके साथ चल पड़े। नमस्ते, पापा ने आदर से कहा। आर्यन ने नमस्ते किया और बाहर निकल गया। तभी मैं पीछे पीछे दौड़ी। रुको, आर्यन मुड़ा। पार्किंग में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मेरा चेहरा सख्त था। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हो, मैंने रूखे स्वर में कहा। पापा की आंखों में धूल झोंकना आसान है, मेरी नहीं। आर्यन की भौहें तन गईं। क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है, मैंने दांत भींचकर कहा। धमकी और फिर भाई का एक्सीडेंट, फिर हीरो बनकर अस्पताल। तुम सोचते हो मैं कुछ नहीं समझूंगी। आर्यन एक पल चुप रहा। बारिश की बूंदें उसके बालों से टपक रही थी। मैंने ये एक्सीडेंट नहीं करवाया, उसने सपाट स्वर में कहा। झूठ, मैं लगभग चीखी। तुम चाहते हो मैं डर जाऊं। तुम चाहते हो मेरा परिवार टूट जाए। आर्यन की आंखों में कुछ टूटता सा झलका। अगर मैं ऐसा करता, उसने धीमे से कहा, तो तुम्हारा भाई यहां तक पहुंचता भी नहीं। मेरा दिल डगमगाया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। तुम बहुत शातिर हो। आर्यन आगे बढ़ा। आवाज में वही ठंडक थी। मैंने कहा था इनकार मत करना। तो सुन लो, मैंने सीना तान लिया। तुम चाहते हो ना कि मैं शादी करूं? मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैंने कठोर स्वर में कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। आर्यन चौंक गया। क्या? लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। हमारी जिद्दी नजरें टकराई और उसी पल हमें अंदाजा नहीं था कि ये फैसला हमें किस अंधेरे सागर और किस अंजाम की ओर ले जा रहा है। मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर मैं कौन सी शर्त उसके सामने रखूंगी और क्या आर्यन मेरी शर्त मानेगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर कल का पार्ट आप जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।